राशि न्यूज चैनल, सच है तो बोलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में श्रम विभाग के द्वारा आयोजित कार्यक्रम के दौरान करीब 1100 लाभार्थियों को सरकार की विकासकारी योजनाओं का लाभ दिया गया। कार्यक्रम में शिरकत करने के लिए श्रम विभाग के कैबिनेट मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य वाराणसी पहुंचे, जहां उन्होंने अपने हाथों से लाभार्थियों को प्रमाण पत्र देने के साथ ही हाई स्कूल की छात्राओं में साइकिल का भी वितरण किया। इस दौरान स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि सरकार की योजनाएं प्रत्येक व्यक्ति तक पहुंचे, यही उनकी प्राथमिकता है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने इस दौरान प्रदेश में बढ़ती महिला हिंसा पर कहा कि उत्तर प्रदेश में कानून अपना काम बखूबी कर रही है। जो भी अपराधी अपराध करता है उसे 24 घंटे के अंदर सलाखों के पीछे भेजा जा रहा है। आज कुल श्रम विभाग द्वारा संचालित विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के 1100 लाभार्थियों को भिन्न भिन्न योजनाओं का लाभ दिया गया, जिसमें श्रमिकों की बेटियां जो हाई स्कूल इंटर पास करती हैं उनको साइकिल वितरित किया गया। मातृ शिशु लाभ हित योजना, बच्चियों को साइकिल वितरण किया गया है। कितने साइकिल आदि बांटे गए हैं? कुल आज जैसा कि मैंने आपको अवगत कराया, सभी योजनाओं के 1100 लाभार्थी हैं। उसमें साइकिल की लाभार्थी भी बेटियां हैं जो आपके सम्मुख सीधे अभी प्राप्त की हैं और यहाँ से गई हैं। साइबर क्राइम पुलिस थाना सारनाथ पुलिस द्वारा पेटीएम के माध्यम से साइबर अपराध करने वाले 2 चोरों को गिरफ्तार किया गया, जिसके पास से एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल और नगद बरामद किए गए। महावीर बाबू नंद जायसवाल द्वारा साइबर क्राइम पुलिस थाने पर सूचना दी गई कि उनके बैंक अकाउंट से 31,04,000 रुपए अवैध रूप से साइबर अपराधियों ने गायब कर दिया है। इस सूचना पर साइबर क्राइम थाने पर धारा 419, 420 एवं आईटी एक्ट के तहत पंजीकरण कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई। विजय मीणा पुलिस उप महानिरीक्षक एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक अनिकेत कुमार ने अभियुक्तों से पूछताछ किया। वहीं अभियुक्तों के पास से 2 मोबाइल, 4 एटीएम कार्ड भी बरामद किए गए। प्रभारी निरीक्षक राहुल शुक्ल साइबर क्राइम टीम वाराणसी ने अभियुक्तों को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया। दिनांक 19/10/20 को ग्राम कुटहा थाना चोलापुर के रहने वाले महावीर बाबू नंदन जायसवाल ने हमारे साइबर क्राइम थाना में एक अभियोग पंजीकृत कराया था कि उनके खाते से 3,14,000 रुपये बिना उनकी जानकारी के कट गया। इस अभियोग के पंजीकृत होने के बाद हम लोगों ने एडीजी साइबर क्राइम साहब, एसपी साइबर क्राइम, आईजी वाराणसी, एसएसपी वाराणसी साहब के निर्देशन में साथ संकलित किया तो ज्ञात हुआ कि इन्हीं के गांव के रहने वाले 2 लड़के अनिकेत कुमार उर्फ गोलू व अश्विनी कुमार उर्फ छोटू धोखे से उनका बैंक का विवरण व एटीएम कार्ड का विवरण प्राप्त करके पेटीएम अकाउंट बना लिया था और पेटीएम अकाउंट से लिंक करके उनके खाते से धीरे धीरे पैसा निकालते रहे। कल इन लोगों की गिरफ्तारी हुई, जिनके पास से 6 एटीएम कार्ड, 2 मोबाइल फ़ोन जिससे पेटीएम बना था बरामद हुआ है और लगभग 91,000 रुपये उसके खाते में थे, वो सीज कराए गए हैं। बदायूं गैंगरेप एवं हत्या मामले ने निर्भया कांड की याद दिला दी है। इसी संदर्भ में राज्यव्यापी प्रदर्शन के दौरान अखिल भारतीय प्रगतिशील महिला एसोसिएशन की महिलाओं ने कैंट रेलवे स्टेशन पर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। एपवा की प्रदेश सचिव कुसुम वर्मा ने कहा कि बदायूं की मृत आंगनबाड़ी महिला कर्मी के शोक संतृप्त परिवार के साथ हम गहरी संवेदना व्यक्त करते हैं। जन दबाव में आकर घटना के 5 दिन बाद फरार अपराधियों की गिरफ्तारी तो हुई है, लेकिन हमारी मांग है कि अपराधियों पर फास्ट ट्रैक कोर्ट में मुकदमा चलाकर उन्हें कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। कुसुम वर्मा ने कहा कि बदायूं घटना को लेकर राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्य चंद्रमुखी देवी द्वारा बलात्कार की शिकार महिला को खुद ही जिम्मेदार ठहराने वाला सार्वजनिक रूप से दिया गया महिला विरोधी बयान राष्ट्रीय महिला आयोग की गरिमा के खिलाफ है। हम मांग करते हैं कि चंद्रमुखी देवी की राष्ट्रीय महिला आयोग की सदस्यता खारिज की जाए। एपवा जिलाध्यक्ष सुतपा गुप्ता ने कहा कि बदायूं मामले ने एक बार फिर से निर्भया रेप और हत्या के मामले की याद दिला दी है। पूरे मामले में पुलिस की भूमिका अपराधियों का संरक्षण करने की रही है। वहीं उन्होंने प्रदेश सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि योगी सरकार उत्तर प्रदेश में महिलाओं को सुरक्षा देने में पूरी तरह से नाकाम रही है। पर्चा बता दें।
मेरा नाम कुसुम वर्मा है। मैं एप्वा महिला संगठन की प्रदेश सचिव हूँ। कुसुम जी, आज किस तरह का ये जागरूकता रैली निकाल रही हैं? ये बदायूं में जो हत्या आंगनबाड़ी महिला कर्मी के साथ हत्या और रेप का मामला आया, उसके संबंध में हम लोग यहाँ पे विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं और हम यहाँ पर कहने आए हैं कि जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में पिछले कई समय से हम देख रहे हैं और इस योगी सरकार में हम देख रहे हैं कि लखनऊ, फतेहगढ़, उन्नाव, हाथरस, जौनपुर, ये तमाम जिस तरह की घटनाएं हुई हैं उसमें महिलाओं के साथ हत्या और रेप की मामला लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं। हम यहाँ कहने आए हैं कि युवाओं को कड़ी से कड़ी सज़ा बने ताकि लोगों के लिए नज़ीर पेश की जाए। और जो महिला कमीशन है, विमेन राष्ट्रीय महिला आयोग है, उनकी जो सदस्य हैं चंद्र देवी जी, वो किस तरीके से महिला विरोधी बयान सार्वजनिक तौर पे दे रही हैं, खुद लड़की को ही वो गलत ठहरा रही हैं। और हम ये महिला संगठन मानते हैं कि राष्ट्रीय महिला आयोग की गरिमा के खिलाफ है और उनकी सदस्यता खारिज की जाए, ये भी हमारी एक मांग है। लोगों को रोजगार मुहैया कराने के लिए बनारस में गंगा ग्राम मुहिम की शुरुआत की गई। शूलटंकेश्वर से लेकर आदि केशव घाट यानी गंगा वरुणा संगम तक कुल 56 गांवों को चयनित किया जाएगा। गंगा ग्राम मॉडल के जरिए आर्थिक विकास की नई योजना तैयार की जा रही है, जिसके लिए गंगा किनारे बसे गांव में सर्वे का काम शुरू कर दिया गया है। फिलहाल गंगा ग्राम के तहत बाढ़ के पानी का अधिक से अधिक कैसे प्रयोग किया जाए, इसके विषय में चर्चा कर माइक्रो इरिगेशन के जरिए खेती करने पर विचार किया जा रहा है, क्योंकि इस पद्धति से पानी की 85% बचत होती है। इन सब के अलावा फिशिंग, इको टूरिज्म और गंगा के जल से सिंचाई के बाद उत्पादित सब्जियों को गंगा ब्रांड से प्रचारित करने का प्रयास करने के साथ ही ये सब्जियाँ पौष्टिकता से भरपूर भी होंगी। काशी में गंगा ग्राम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मिशन गंगा को सफल बनाने के लिए भी गंगा जल को नॉन कंजप्टिव रूप में इस्तेमाल किया जाएगा। गंगा ग्राम के जरिए स्थानीय युवकों को कम से कम लागत में अधिक से अधिक आमदनी होने के साथ साथ एक और स्वरोजगार की संभावनाएं काफ़ी बढ़ जाएंगी। तो दूसरी ओर गंगा की अविरल धारा और स्वच्छता का इसी गंगा ग्राम के तहत पूरा होता दिखाई देगा। मॉडल गंगा ग्राम में कौन कौन से गांव सम्मिलित हैं और कुल कितने गांव हैं? देखिए, कुल 56 गंगा ग्राम हैं और सभी गंगा ग्रामों का पहले मैं सर्वे करवाऊंगा और सर्वे करवाने के बाद उसमें 1 या 2 ऐसे गंगा ग्राम हम सेलेक्ट करेंगे जिनको मॉडल के रूप में डेवलप करना है, जहां पर कि ये सारी चीज़ें हमें अवेलेबल हों। तो करीब 1 या 2 गंगा ग्राम को सिलेक्ट करके अभी शुरू में हम उसको बनाएंगे। गुरुजी, मॉडल गंगा ग्राम स्वरोजगार के तहत क्या क्या सुविधाएं होंगी? देखिए, स्वरोजगार की जब आप बात करते हैं तो मैंने कहा कि पहले ही जब हम नॉन कंजप्टिव यूज की बात कर रहे हैं गंगा के पानी की, तो गंगा के पानी का नॉन कंजप्टिव प्रयोग के लिए जब हम फिश फार्मिंग करेंगे, हम एक्वा कल्चर करेंगे, उसमें हमें आदमियों को भी लगाना होगा। तो यहाँ सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि जिन व्यक्तियों को आप उस काम के लिए लगाएंगे उनको स्वरोजगार मिलेगा, उनको उससे धन मिलेगा। और दूसरी बात यह है कि जितने इलाके में, क्योंकि गंगा के किनारे 2 ही तरह की समस्या है, या तो गंदगी हो रही है और या तो वह इलाका इस लायक नहीं है कि उससे आप ये कह सकें कि आपका कोई आर्थिक लाभ हो रहा है। तो जो व्यक्ति वहाँ पर काम देखेगा वह एक तो सुरक्षित रखेगा, फिर उतने इलाके में गंदगी नहीं करने देगा, प्रदूषण का प्रश्न ही उठता है, तो गंगा क्लीन भी होगी और आपका अर्थ भी मिलेगा उससे। वाराणसी में पूर्व मुख्य राजस्व अधिकारी के सरकारी आवास की मुनादी की गई। आमतौर पर मुनादी किसी अपराध या बदमाश की संपत्ति कुर्की के वक्त की जाती है, लेकिन यह मुनादी वाराणसी के मुख्य राजस्व अधिकारी रहे और वर्तमान में चंदौली के एडीएम न्यायिक पद पर तैनात अनिल कुमार त्रिपाठी के उस सरकारी आवास को खाली कराने के लिए वाराणसी प्रशासन ने करवाया, जिसे बीते लगभग 5 माह से वो खाली नहीं कर रहे थे। लगभग 5 महीने से भी ज्यादा वक्त पहले मुख्य राजस्व अधिकारी के पद पर वाराणसी में तैनात रह चुके अनिल कुमार त्रिपाठी का ट्रांसफर वाराणसी के पास के जनपद चंदौली में एडीएम न्यायिक के पद पर हो चुका था, लेकिन वो सरकारी आवास को खाली करने को तैयार नहीं थे। इसी को लेकर के कानूनी प्रक्रिया अपनाते हुए वाराणसी प्रशासन सरकारी आवास खाली कराने पर आमादा हो गई है। वाराणसी प्रशासन के द्वारा इसके लिए बाकायदे
मुनादी कराई गई है। इसमें वरिष्ठ अधिकारियों ने सरकारी आवास को खाली कराने से संबंधित उस नोटिस को भी पढ़कर सुनाया जिसमें आवास खाली न करने की स्थिति में बलपूर्वक शनिवार को आवास खाली कराने की भी बात कही गई है। सेवापुरी में विद्युत उपकेंद्र सेवापुरी से जुड़े ग्रामीण उपभोक्ताओं के लिए विद्युत विभाग द्वारा तक्षुकी बाजार में मेगा कैंप का आयोजन किया गया। वहीं मेगा कैंप का नेतृत्व कर रहे अधिशासी अभियंता द्वितीय राजेंद्र प्रसाद पटेल ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए यह एक अच्छा मौका है। तखुकी बौली बाजार में बिजली विभाग द्वारा एक मुश्त समाधान मेगा कैंप का आयोजन किया गया। मेगा कैंप का नेतृत्व कर रहे अधिशासी अभियंता द्वितीय राजेंद्र प्रसाद पटेल ने बताया कि एक मुश्त समाधान योजना के तहत ग्रामीण एवं शहरी क्षेत्र के विद्युत उपभोक्ताओं के लिए एक अच्छा मौका है। वे कैंप में आकर अपना पंजीकरण कराकर छूट का लाभ प्राप्त कर सकते हैं। वहीं प्राप्त जानकारियों के मुताबिक मेगा कैंप में 1,04,950 रुपए की वसूली उपभोक्ताओं से की गई। वहीं बिजली का बिल नहीं जमा करने के कारण 12 उपभोक्ताओं का बिजली कनेक्शन काट दिया गया। वहीं 26 उपभोक्ताओं के घरेलू कनेक्शन को कमर्शियल में तब्दील कर दिया गया। 7 लोगों के बिल में संशोधन किया गया। वहीं मेगा कैंप में अधिशासी अभियंता राजेंद्र पटेल, उपखंड अधिकारी DK पांडे, अपर अभियंता राजकुमार निरंजन, दर्जनों लोग उपस्थित रहे। रोहनिया राजा तालाब तहसील पर दी तहसील बार एसोसिएशन के नवनिर्वाचित पदाधिकारियों के शपथ ग्रहण समारोह का कार्यक्रम आयोजन किया गया। राजा तालाब तहसील पर शपथ ग्रहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। शपथ ग्रहण कार्यक्रम के मुख्य अतिथि पंडित श्रीराम त्रिपाठी, सदस्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा विशिष्ट अतिथि पूर्व राज्य मंत्री सुरेंद्र सिंह पटेल का विभिन्न पदाधिकारियों द्वारा माल्यार्पण कर व अंग वस्त्रम तथा स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया। इस शपथ ग्रहण समारोह में दी तहसील बार एसोसिएशन राजा तालाब के नवनिर्वाचित अध्यक्ष दिनेश शर्मा एडवोकेट व महामंत्री नंद किशोर एडवोकेट व मुख्य अतिथि पंडित श्रीराम त्रिपाठी, सदस्य बार काउंसिल ऑफ इंडिया द्वारा सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को शपथ दिलाया गया। इस अवसर पर मुख्य रूप से सुनील सिंह, पूर्व अध्यक्ष सर्वजीत भारद्वाज इत्यादि अधिवक्तागण उपस्थित रहे। एक बात का जरूर ख्याल रखिएगा कि कभी भी झूठ से समझौता मत करिएगा, सत्य के साथ रहिएगा। ये मेरी अपील है आपसे। और अगर आप सत्य के साथ रहेंगे तो आपके यहाँ आने वाला फरियादी भी खुश रहेगा। और जैसे सुगंध, भगवान की पूजा होती है और पूजा एक जगह होती है, सुगंध बहुत दूर तक जाती है, उसी तरीके से सत्य में इतना ताकत है कि आप जहां भी रहेंगे सुगंध आपकी दूर तक जाती रहेगी। ये मुझे पूरा भरोसा और विश्वास है। महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ में छात्र संघ चुनाव कराए जाने की मांग को लेकर छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया। छात्रों ने कहा कि प्रदेश में MLC और पंचायत चुनाव हो रहे हैं, लेकिन छात्र संघ चुनाव को लेकर सरकार के गाइडलाइंस का हवाला दिया जा रहा है। हमारी मांग है कि जैसे अन्य चुनाव हो रहे हैं, छात्र संघ चुनाव भी कराए जाए। प्रदर्शन कर रहे विश्वविद्यालय के छात्र अभिषेक सोनकर ने कहा कि MLC चुनाव, बार काउंसलिंग का चुनाव और प्रधानी का चुनाव हो रहा है, लेकिन छात्र संघ चुनाव नहीं हो रहा है। 2 दिन पहले वाइस चांसलर से मिलने के लिए हम लोग गांधी अध्ययन पीठ भी पहुंचे, लेकिन वहां कुलपति से मुलाकात नहीं हो पाई। हम लोगों की मांग है कि छात्रों से बात की जाए और छात्र संघ चुनाव जल्द कराया जाए। वहीं विश्वविद्यालय के छात्र आलोक रंजन ने कहा कि बिहार में विधानसभा के चुनाव हुए, प्रदेश में MLC के चुनाव भी हुए और छात्र संघ चुनाव कराने के नाम पर गाइडलाइंस फॉलो करने की बात कही जा रही है। उन्होंने प्रशासन पर आरोप लगाते हुए कहा कि प्रधानमंत्री का कार्यक्रम कराया गया तो उसमें गाइडलाइंस की धज्जियां उड़ाई गई, लेकिन विश्वविद्यालय में चुनाव कराने पर नियमों की बात कही जा रही है। छात्रों की मांग है कि जल्द से जल्द जैसे अन्य चुनाव हो रहे हैं वैसे ही छात्र संघ चुनाव भी संपन्न कराया जाए। जी, मैं आलोक रंजन महात्मा गांधी के काशी विद्यापीठ का छात्र हूँ और वर्तमान में अध्यक्ष पद प्रत्याशी हूँ।
इसलिए विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे आपकी? जैसा कि आप सभी लोग देख रहे हैं, हम हर जगह प्रदेश में, आप अन्य भी राज्यों में देख रहे हैं, हर एक चुनाव हो रहे हैं। जैसे कि बिहार के विधानसभा के चुनाव हुए, फिर आपके यहाँ प्रदेश में MLC के चुनाव हुए, उपचुनाव सारे हो गए, और यहाँ के चुनाव में आप गाइडलाइन फॉलो करवाने की बात कर रहे हैं। यहीं मोदी जी आ रहे हैं और कार्यक्रम करा रहे हैं घाट पे, तब तो आपकी गाइडलाइन की धज्जियां नहीं उड़ रही हैं। आपके एक विश्वविद्यालय के चुनाव कराने में सारी गाइडलाइन तार तार हो जा रही हैं। यहाँ के छात्र नेता सारे ज्ञापन देने के लिए VC को गए, VC ने टाल दिया कि आप लोग राज्यपाल के यहाँ जाइए। जब हम सभी ने तैयारी करके राज्यपाल के यहाँ पहुँचे तो राज्यपाल से हमें मिलने नहीं दिया जाता है। वहाँ कहा गया कि आप सब गाइडलाइन के तहत बाहर रहेंगे, आपका नाम मेंशन नहीं है, उनकी जो सुरक्षा है उसमें सेंध लग जाएगी। और उसी समय VC सर अपने परिवार के लोगों को राज्यपाल महोदय के सामने सेल्फी खिंचा रहे हैं। ये कहाँ का भैया नियम है? ये छात्र नहीं मिल सकते हैं, आप अपने परिवार को मिला सकते हैं। बस हमारी मांगे यही हैं कि जैसे कि हर एक चुनाव हर जगह हो रहे हैं, छात्र संघ के चुनाव की भी तिथि को निर्धारित किया जाए। जी, अपना परिचय दीजिएगा। मेरा नाम अभिषेक सोनकर है और मैं महात्मा गांधी काशी विधायक छात्र हूँ, इस बार उपाध्यक्ष पर प्रत्याशी हूँ। क्यों विरोध कर रहे हैं, क्या मांगे आपकी है? जैसा कि आप देख रहे होंगे कि MLC का चुनाव हो रहा है, विधायक का चुनाव हो रहा है, प्रधान चुनाव हो रहा है और बार काउंसिलर का चुनाव हो रहा है। बट हम लोग के यहाँ छात्र हैं, यहाँ पे कोई चुनाव का डेट नहीं आ रहा है, अधिकारी कोई कुछ को घोषित नहीं कर रहा है। हम लोग की मांगे है कि यहाँ चुनाव हो और छात्र संघ लोकतंत्र जो है हम लोग को मौजूद बना रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी नए साल में मकर संक्रांति के अवसर पर काशी वासियों को तोहफे में एक स्पेशल ट्रेन देंगे। ये ट्रेन पूर्वांचल के लोगों को सीधा गुजरात के केवड़िया शहर से जोड़ेगा, जो आज की तारीख में एक बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन बन चुका है। नए साल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र काशी के लोगों को एक खास सौगात देने जा रहे हैं और इस खास तोहफे के पीछे एक विशेष संदेश भी छिपा है और वो संदेश है अपने देश की संस्कृति और राष्ट्रवाद को एक पटरी पर लाने का। मंडुआडीह स्टेशन के यार्ड में एक विशेष ट्रेन पहुंची। विशेष LBH कोच से लैस ये ट्रेन मकर संक्रांति के बाद वाराणसी और गुजरात के केवड़िया शहर को जोड़ेगा, जहां दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा जो कि देश की अखंडता के सूत्रधार सरदार वल्लभ भाई पटेल की है और आज के समय में सबसे बड़ा टूरिस्ट डेस्टिनेशन भी बना हुआ है। ट्रेन के संचालन के विषय में बताते हुए कैंट स्टेशन के डायरेक्टर आनंद मोहन ने बताया कि रेल बोर्ड के दिशा निर्देशों के मुताबिक ट्रेन को मकर संक्रांति के बाद शुरू किया जाएगा, जो काशी को केवड़िया से सीधे जोड़ेगा। इस ट्रेन का रूट अभी तय नहीं है, बस शुरुआत और अंत के स्टेशन का नाम तय है। चलिए, किस तरीके का नया कोच आया इसके बारे में बता दें। ये नए कोचेज़ हैं जो LHB कोचेज़ हैं और ये हम लोगों की एक प्रस्तावित ट्रेन है रेलवे बोर्ड के द्वारा केवड़िया और वाराणसी के बीच के लिए, उसके लिए कोचेज़ अभी आए। केवड़िया में क्या है, किस चीज़? केवड़िया में अभी जो हम लोग का नया टूरिज्म स्पॉट गुजरात में वर्ल्ड क्लास टूरिज्म स्पॉट स्वर्गीय वल्लभ भाई पटेल जी की जो प्रतिमा वहाँ पे बनी है, उसके लिए जो टूरिज्म स्पॉट बना है, उसी के लिए केवड़िया में कनेक्शन पूरे देश भर के 4-5 जगहों से हो रही है। उसमें वाराणसी भी एक जगह है। रूट अभी कुछ नहीं फाइनल है, केवल एक चीज़ फाइनल है कि इसका स्टार्टिंग पॉइंट एंड डेस्टिनेशन वाराणसी और केवड़िया, रूट और ये सब चीज़ें अभी फाइनल नहीं है। आधिकारिक रूप से जैसी सूचना आएगी आप लोग को बताया जाएगा। वाराणसी में जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ के 2897 जन्म कल्याणक पर जन्मे पार्श्वनाथ की शोभा यात्रा निकाली गई। दिगंबर जैन समाज काशी के तत्वावधान में दिगंबर जैन पंचायती मंदिर गोपाल दास साहू लेन से तीर्थंकर की शोभा यात्रा निकाली गई। ये शोभा यात्रा धोला कुआं ठठेरी बाजार से होते हुए चौक पहुंची। वहां उपस्थित दिगंबर जैन समाज के लोगों ने भगवान की आरती उतारी। पुनः 11 बजे शोभा यात्रा प्रारंभ हुई। जिस रथ पर भगवान विराजमान थे उसे भक्तगण स्वयं खींचकर अपनी श्रद्धा पुष्प अर्पित कर रहे थे। वाराणसी के रामनगर थाना अंतर्गत टेंगरा मोड़ पर ट्रक ने बाइक को मारी टक्कर, बाइक सवार युवती की हुई मौत, वहीं बाइक चालक गंभीर रूप से घायल हो गया। मौके से ट्रक चालक फरार हो गया। वहीं स्थानीय लोगों ने खलासी को धर दबोचा। मौके पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर घायल को अस्पताल में भर्ती कराया। प्राप्त जानकारी के अनुसार संगीता कुमारी चौहान उम्र 22 वर्ष NTPC का परीक्षा जौनपुर से देकर रामनगर अपने रिश्तेदार के यहां रुकी थी और सुबह अपने घर वापस उजारी कटवा साहबगंज जा रही थी। तभी बालू मंडी के पास ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी, जिससे बाइक चला रहे
चाचा को गंभीर चोटें आईं। वहीं बाइक सवार युवती की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई। स्थानीय लोगों ने ट्रक खलासी को मौके पर ही पकड़ लिया और पुलिस के हवाले कर दिया। वहीं ट्रक ड्राइवर भागने में सफल रहा। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और परिजनों को सूचना दे दी गई है। वहीं सूचना पाकर थाने पहुंचे परिजनों ने थाने को जाम कर दिया। फिलहाल पुलिस खलासी और ट्रक को अपने कब्जे में ले चुकी है और घायल चाचा का इलाज लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में चल रहा है। रघुनारायण चौहान। रघुनारायण जी, क्या और किस प्रकार की घटना हुई थी? सर 5 बजे हम लोग के रिश्तेदार हैं, उजारी कटवा के रहने वाले, और वो परीक्षा NTPC का जौनपुर से दे के आ रही थी लड़की, और ट्रक ने जो है धक्का मार दिया। कौन कौन था? उस पे उनके चाचा थे वकील सिंह और लड़की थी। नाम और परिचय बता दीजिए। जलीलपुर प्रधान विजय चौहान। विजय जी, किस प्रकार की और कहाँ घटना हुई है? टेंगरा मोड़ पे और जाना, और लड़की एग्जाम दे के आई थी, अपने रिश्तेदारी में थी, आज जा रही थी अपने घर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में लगातार अपराधियों के हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ताजा मामला सारनाथ थाना अंतर्गत आशापुर बाजार का है, जहां पर एक ज्वेलरी शॉप में अज्ञात चोरों ने चोरी कर लाखों का सामान लेकर रफूचक्कर हो गए। सारनाथ थाना अंतर्गत आशापुर बाजार स्थित एक ज्वेलरी शॉप में हुई चोरी, जहां चोरों ने लाखों के माल पर हाथ साफ कर लिया। दुकान मालिक अशोक वर्मा ने बताया कि हमारे दुकान में लाखों की चोरी हुई है। ये चोरी रात में हुई है। सुबह हमें सूचना मिली कि हमारी दुकान में चोरी हो गई है, क्योंकि पीछे से दरवाज़ा तोड़कर चोर दुकान के अंदर घुसे थे और दुकान का शटर तोड़कर लाखों के गहने और पैसे लेकर रफूचक्कर हो गए। दुकान मालिक ने कहा कि हमारी किसी से आपसी कोई दुश्मनी तो नहीं है। वहीं हमने पुलिस में FIR भी दर्ज कर दिया है और पुलिस ने मामले की जांच पड़ताल का आश्वासन भी दिया है। सर, अपना नाम बताइए। अशोक वर्मा। सर, आपकी दुकान में चोरी हुई है? जी। किस चीज़ की दुकान थी? श्री गहनालय सर्राफे की दुकान है, सोने चांदी की दुकान। अच्छा, तो सर इसमें आप कब चोरी हुई? ये रात में संभवतः हुआ है, क्योंकि कल मैं 5 बजे यहाँ बढ़ा देता हूँ, 5 बजे बढ़ाने के बाद चला जाता हूँ घर। सुबह सूचना मिली है कि यहाँ शटर के ताले वगैरह टूटे हुए थे चैनल के, तो ये पीछे से बैक डोर से इन लोगों ने एंट्री मारी है। अब कौन है कैसे है, मेरे कोई यहाँ दुश्मनी नहीं है किसी से, व्यवसाय मैं करता हूँ। एक बार 94 में भी यहाँ हो चुका है। अच्छा। फरवरी में। जी। ये दूसरी बार चोरी हुई? दूसरी बार हुई। पेट्रोल पंप के सामने है, पीछे बैक साइड में पूरी आवासी सब कॉलोनियाँ बसी हुई हैं। हाँ। तो अब इसमें मेरा तो किसी से बैर नहीं है, लेकिन जो नुकसान है वो तो नुकसान है ही। कितने का हुआ है सर? यहाँ हमारा अपना कैश बहुत ज़्यादा नहीं रहता। कल हमने एक व्यापारी से यहाँ कस्टमर से पैसा पाया था 46,000 रुपया, वो भी था। 2-4-5 हज़ार रुपये मेरे भी थे। लगभग 2.25 लाख रुपए का उसमें हमारी जो माल है वो गई। और कस्टमर लोगों के जो मरम्मत के आते हैं वो भी पड़े थे, तो वो उसमें 3-4 लोगों के, गाँव के ही लोगों के हैं, सम्मानित लोग हैं। बाकी हमारा और कोई बात नहीं है। बाकी अपना कार्रवाई पुलिस कर रही तत्परता पूर्वक, उसको हम देखते हैं। कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वाराणसी परिक्षेत्र में संविदा के पद पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन एवं लैब असिस्टेंट को बिना किसी शासनादेश के मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सामूहिक रूप से उन्हें सेवा से निष्कासित कर दिया गया था। इस संबंध में जिलाधिकारी कार्यालय पर कर्मचारियों ने धरना प्रदर्शन किया और जिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। कोविड-19 महामारी के दौरान राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के तहत वाराणसी परिक्षेत्र में संविदा के पद पर कार्यरत लैब टेक्नीशियन एवं लैब असिस्टेंट को बिना किसी शासनादेश के 5 जनवरी 2021 को मुख्य चिकित्सा अधिकारी द्वारा सामूहिक रूप से सेवा से निष्कासित कर दिया गया, जो कि बेहद खेददायक और संवेदनशील प्रक्रिया है। इस वजह से सभी संविदाकर्मी बेरोजगार हो गए हैं और उनके जीवन पर संकट आन पड़ा है। कोरोना महामारी के दौरान सभी कर्मियों ने अपनी सेवा दी और संकट की घड़ी में डटकर सरकार और लोगों का साथ दिया, लेकिन मुख्य चिकित्सा अधिकारी के इस कार्य से उन्हें बहुत निराशा हुई है। जी, अपना परिचय। सर, हमारा नाम अभिषेक गौतम है और हम वाराणसी मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय पे कार्यरत थे कोविड-19 में लैब अटेंडेंट के पद पर। चूँकि सर हम लोगों ने कार्य
इतनी ज़्यादा कठिन परिस्थितियों में किया हुआ है कि हम लोग जो जान पर अपने जो है कि बाजी लगा करके हमने काम किया, जो इसका सिला यही दिए हैं हम लोगों को कि अचानक से बिना किसी पूर्व सूचना के हम लोगों को कार्य मुक्त कर दिए अचानक से 5 जनवरी 2021 को। जी अपना परिचय बताइए और आप किस लिए? मेरा नाम पूजा सरकार है। मैं जिला अधिकारी जो है वहाँ पर आई हुई हूँ। जिला अधिकारी के सामने अपनी मांग को रखना चाह रही हूँ। हमारा जो है मतलब मेरी पोस्टिंग जो है कैंट स्टेशन में थी, जहाँ पर हम वंदे भारत ट्रेन का और स्वतंत्रता सेनानी ट्रेन का जो है सैम्पलिंग करना था। हम सुबह 7 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक मेरी ड्यूटी थी वहाँ। तो वहाँ पर इमरजेंसी में हमने ड्यूटी दिया है सर, तो इस बार हम लोग को हटा दिया जा रहा है ये बोलकर कि बजट नहीं है। अगर हम लोग महामारी में हम लोग काम किए हैं तो हम लोग को भी रखा जाए। कुछ लोगों को हटाया जा रहा है, कुछ लोगों को काम पे रखा जा रहा है, ऐसा क्यों हो रहा है? और हम लोग की मांगे जो हैं पूरी की जाए। हम लोग को और बताया जाए कि हाँ तुम लोग का परमानेंट हो गया है, ये ना कहकर जो है निकाल दिया गया है कि तुम लोग संविदा भी नहीं रहोगे, तुम लोग निकल जाओ। तो सर इस तरह से ना किया जाए, हम लोग को पहले किया जाए। कोई भी अगर वैकेंसी ये सब आ रही है तो पहले लिया जाए। काशी हिंदू विश्वविद्यालय के पूर्व छात्रों द्वारा स्थापित स्वयंसेवी संगठन मातृभूमि सेवा ट्रस्ट के तत्वावधान में जिलाधिकारी चंदौली की पहल पर आर.के. नेत्रालय द्वारा पूर्व की भांति गरीबों और बेसहारों के लिए निःशुल्क नेत्र चिकित्सा शिविर सिमरा शहबाजगंज में आयोजित किया गया। इस शिविर में लगभग 512 मरीजों ने अपना रजिस्ट्रेशन कराया। कैंप में ऑपरेशन हो चुके मरीजों का परीक्षण कर दवा दिया गया, जबकि नए मरीजों में मोतियाबिंद के मरीजों को चिन्हित किया गया और शेष सभी मरीजों में दवा तथा चश्मे का वितरण किया गया। शिविर में एक ऐसी बच्ची की आर्थिक मदद की गई जिसने 4 साल पहले अपने दोनों आंखों की रोशनी खो दी थी और गरीब बच्ची को बोन टीबी नामक बीमारी भी है। कैंप का संचालन सुभाष विश्वकर्मा और आभार संजय कुमार सिंह ने किया। शिविर में प्रमुख व्यवसायी दिलीप श्रीवास्तव ने मिष्ठान वितरण किया और सभी मरीजों के शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी की। वाराणसी के रामनगर शास्त्री पुल से युवती ने गंगा में लगाई छलांग। स्थानीय लोगों ने जैसे ही युवती को गंगा में कूदते देखा तो पुलिस को सूचना दिया। मौके पर पहुंची पुलिस ने मल्लाहों की मदद से युवती को गंगा नदी से बाहर निकाला और इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया। वाराणसी के रामनगर थाना अंतर्गत लाल बहादुर शास्त्री पुल से रविंद्रपुरी दुर्गा कुंड निवासी एक युवती ने गंगा में छलांग लगा दी। स्थानीय लोगों ने जैसे ही युवती को गंगा में कूदते देखा तो पुलिस को सूचना दे दिया। सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस ने मल्लाहों की मदद से युवती को गंगा नदी से बाहर निकाला और इलाज के लिए लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती करा दिया। पुलिस द्वारा सूचना पाकर मौके पर पहुंचे परिजन। वहीं प्राप्त जानकारी के अनुसार परिवार में विवाद होने के कारण युवती ने ये कदम उठाया था। वाराणसी के आदमपुर थाना अंतर्गत हनुमान फाटक क्षेत्र में घरेलू विवाद के संदर्भ में पीड़िता पहुंची थाने में, लेकिन नहीं हुई कोई भी सुनवाई। आपको बताते चले कि आदमपुर थाना लगातार महिला सशक्तिकरण को फेल कर रहा है। हनुमान फाटक क्षेत्र की महिला मधु लगातार अपनी जेठानी द्वारा प्रताड़ित किए जाने की शिकायत लेकर आदमपुर थाने पहुंची, लेकिन महिला को आदमपुर थाने से निराशा ही हाथ लगी। आपको बताते चले कि मामला पारिवारिक मकान बंटवारे का है। बंटवारा हो जाने के बाद भी जेठानी द्वारा लगातार पीड़िता को डराया धमकाया जाता है। साथ ही पीड़िता के मकान के छत को जेठानी द्वारा क्षतिग्रस्त भी कर दिया गया है। महिला सशक्तिकरण को लेकर जागरूकता अभियान चलाया जाता है। वहीं एक तरफ मिशन शक्ति के तहत थानों में महिलाओं की मदद के लिए विशेष सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है, लेकिन दूसरी तरफ आदमपुर थाना सरकार के मिशन शक्ति को फेल करती हुई साफ नजर आ रही है। क्या नाम है आपका? मधु देवी। क्या हुआ, किस लिए आदमपुर थाने में आई थी? सर बंटवारा मेरा आदमी मेरी जेठानी नाम चढ़ा लिए पूरा घर पे। अब हम लोग को परेशान कर रही है अपने मायके वाले को बुला के। हर समय धमकी देती है कि जान से मार देंगे। रूम का घर तोड़ दिए मेरा। 2 महीना से यहाँ दौड़ रहे हैं, सुनवाई नहीं हो रहा है। दैन काशी न्यूज की खबर का बड़ा असर देखने को मिला।
वाराणसी जैतपुरा थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 89 बंधु कच्ची बाग में लगे सरकारी नल से प्रतिदिन लगभग हजारों लीटर पानी गिरता रहता था, लेकिन जिसकी चिंता न तो क्षेत्रीय पार्षद को थी और न ही नगर निगम को। लेकिन जब डैनकाशी न्यूज के पत्रकार ने वहां की खबर दिखाई तो तुरंत ही पार्षद ने वहां पर नल की व्यवस्था करा दी। डैनकाशी न्यूज़ की खबर का बड़ा असर देखने को मिला। वाराणसी के जैतपुरा थाना अंतर्गत वार्ड नंबर 89 बंधु कच्ची बाग क्षेत्र में लगे सरकारी नल से बेवजह गिर रहे पानी की खबर चलने से वार्ड नंबर 89 बंधु कच्ची बाग के पार्षद पति जमाल अंसारी ने मामले को संज्ञान में लेते हुए तत्काल नल लगवाने का कार्य किया, जिससे क्षेत्र की जनता ने डैनकाशी न्यूज़ चैनल को बधाई देते हुए डैनकाशी न्यूज़ के कार्य की सराहना की। साथ ही क्षेत्र निवासी आमिर आलम ने कहा कि डैनकाशी न्यूज़ चैनल छोटी छोटी कमियों को अपने चैनल पर दिखाकर समाज को कमियों से रूबरू करा रही है। हम डैनकाशी न्यूज़ चैनल को इस कार्य के लिए बधाई देते हैं और उनका धन्यवाद करते हैं। अपना परिचय बताएं। आमिर आलम। आमिर जी कहाँ रहते हैं आप? हम रहते हैं बंधु कच्ची बाग में, वार्ड नंबर 89। कल यहाँ पे जो आपके पीछे नल है वहाँ पे नल छोटी नहीं थी, पानी गिर रहा था, क्या कहना चाहेंगे इस पर? कल डैनकाशी पे एक न्यूज़ चली थी कि यहाँ पानी बह रहा था, तो उससे प्रभावित होकर हमारे सभासद आए और यहाँ नल लगवा के गए और सबसे कहें कि यहाँ पानी उतना इस्तेमाल करें जितनी आवश्यकता हो। हम डैनकाशी चैनल का भी शुक्रिया अदा करेंगे और सभासद जी का शुक्रिया अदा करेंगे जो छोटी छोटी चीज़ों पर गौर करके उस समस्या का समाधान निकाला जा रहा है।